नमस्कार। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत और हरियाणा दोनों ही बड़ी तेज़ी से विकास कर रहे हैं। विकास के साथ साथ एक समस्या जो उसके बिल्कुल साथ साथ चल रही है वो है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण निवारण, पॉल्यूशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबल लेवल पे, और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लेवल पे तो है ही है। कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, कैसे पॉल्यूशन को नियंत्रित कर सकते हैं, और कैसे विभिन्न संस्थान जैसे हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसे संस्थान हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन को कम करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन श्री पी राघवेंद्र राव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो मैं एक बड़ा ही मूलभूत और एक फिलोसॉफिकल प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रगति इतनी मनुष्य कर रहा है, हमारा देश और हमारा प्रदेश हरियाणा इतनी प्रगति कर रहा है, तो क्या प्रगति पॉल्यूशन के बगैर संभव है? मैं आपका जो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं मानता हूँ। इसका एक सिंपल उदाहरण से मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि जैसे एक गाड़ी में इंजन की भी ज़रूरत है, ब्रेक्स का भी ज़रूरत है। सिर्फ इंजन से काम नहीं चल सकता, ब्रेक से काम नहीं चल सकता। इसी ढंग से जो भी हमारा डेवलपमेंट है जी, वो साफ सुथरा पर्यावरण को हम नज़रअंदाज करके नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते। वो सस्टेनेबल नहीं होगा। सस्टेनेबिलिटी के लिए डेवलपमेंट एंड जो एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट है, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। इसलिए साथ साथ चलना चाहिए। वन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। जी सर, ये मैं मानता हूँ। जैसा श्री राव ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही एक विकास का रास्ता है जिसमें दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं और पोल्यूशन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सर, मैं एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूँगा कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा एक बड़ा ही इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हमारे हरियाणा में पाए जाते हैं, और उनमें से जो एफिलेंट्स हैं यानी जो वायु प्रदूषित करने वाले जो कण हैं वो निकलते हैं। और टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं, बहुत सारी चिमनी में लगने वाली ऐसे संयंत्र आ चुके हैं जिससे कुछ हद तक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो वो एफिलेंट्स को रोकने के लिए यंत्र मार्केट में उपलब्ध है, नहीं उसका यूज़ कर रहे। तो इसके लिए पहला तो एक प्रश्न ये है कि उसको हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैसे सुनिश्चित करेगा, और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति हरियाणा पॉल्यूशन बोर्ड की निर्देशों को या हिदायतों को नहीं मानता तो दंडनीय प्रावधान क्या है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आपने पूछा है। हम एक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं इस चीज़ों में, कैरेट एंड स्टिक कहते हैं। इंग्लिश में कैरेट एंड स्टिक हम पॉलिसी यूज़ करते हैं। हम कैरेट का मतलब ये है, हम लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं क्या करना चाहिए पोल्यूशन को कम करने के लिए, बट फिर भी वो नहीं मानते हैं। हम स्टिक को यूज़ करते हैं। वो स्टिक को यूज़ करने के लिए हमारे पास कानून है, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट है, इस टाइप का बहुत चीज़ें हैं। इन एक्ट्स के तहत जो लोग हम कहने के बाद भी, टाइम देने के बाद भी फॉलो नहीं करते हैं और फिर भी पोल्यूट करते हैं। और आपने एफ्लुएंट वर्ड यूज़ किया है। एफ्लुएंट है, जनरली लिक्विड को एफ्लुएंट कहते हैं, एमिशंस को, एयर एंड गैसियस फ्यूल्स को हम एमिशंस कहते हैं। एफ्लुएंट्स एंड एमिशंस को दोनों कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारा एक्ट में, हमारा रूल्स में, हमारा प्रोसीजर्स में, हमारा इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है क्या क्या चीज़ किस चीज़ के लिए करना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, एमिशन का स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, एफ्लुएंट्स का स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, कैसे इसको मीट करना चाहिए। हम हमेशा गाइड करते रहते हैं। और जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, जो एक्ट में, जो कानून में जो प्रावधान है, उनके तहत हम कार्रवाई करते हैं। जी सर, अगर हम हरियाणा का मानचित्र देखें तो यमुना नदी बॉर्डर बना रही है हरियाणा का और यूपी का, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इस क्लस्टर्स में भी हैं, अम्बाला में है, इस तरफ यमुनानगर से स्टार्ट होते हुए फरीदाबाद तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो एक जो बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम पॉल्यूशन की अगर हम करें, खासकर जल प्रदूषण की बात करें, तो वो है अनट्रीटेड वेस्ट का जो नदियों में जाना, जिसमें यमुना प्रमुख है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है?
ऐसा है कि दो टाइप का जो एफ्लुएंट्स हम बात कर रहे हैं, वो है डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, एक है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स के लिए आपको जानकारी होगी कि एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हम एस्टेब्लिश करते हैं, और जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ट्रीट करने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हम एंकरेज करते हैं। सो हरियाणा में काफ़ी मात्रा में एसटीपीस लगे हुए हैं और कई जगह पर सीईटीपीस भी लगे हुए हैं। हमारा कोशिश ये होता है कि जितना क्वांटम ऑफ एफ्लुएंट्स जनरेट हो रही हैं और उस टाइप का उसका क्वालिटी ऑफ एफ्लुएंट्स किस टाइप का है, इंडस्ट्रियल ज़्यादा है, डोमेस्टिक ज़्यादा है, किस टाइप का है, उसके मुताबिक हमारा एसटीपीस और सीईटीपीस को डिज़ाइन करते हैं। जहाँ जब कमी होती है उन कमियों को दूर करने के लिए हम कंसर्न डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल सीईटीपीस है, ज़्यादातर HSIDC इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से चलाते हैं, और एसटीपीस ज़्यादातर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या लोकल बॉडीज़ है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो चलाते हैं। और इंडिविजुअल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में मिनी एसटीपीस भी हम इंसिस्ट करते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ करें और बल्क ट्रीटमेंट के लिए मेन एसटीपी पे में आए। सो जहाँ जहाँ हम फील करते हैं कि एफ्लुएंट का ट्रीटमेंट में कैपेसिटी में कुछ कमी है, हम कंसर्न डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर एग्जिस्टिंग एसटीपीस का कैपेसिटी बढ़ा दिया जाए या नया लगा दिया जाए या उसको ऑगमेंट कर दिया जाए। इसी ढंग से जहाँ सीईटीपीस का जो कमी महसूस करते हैं वहाँ हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि और सीईटीपीस लगाओ और ट्रीटमेंट को बढ़ाओ। हमारा मेन मकसद है कि जो ट्रीटमेंट के बाद जो निकलता है, जो पानी निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, उसको ट्रीटेड वाटर हम कहते हैं। ट्रीटेड वाटर का जो पैरामीटर्स है जो हम ऑलरेडी ले डाउन किए हुए हैं, हम ये इंसिस्ट करते हैं कि जो ट्रीटमेंट के बाद जो पानी निकलता है वो उन पैरामीटर्स के मुताबिक ट्रीटेड हो, देन ओनली हम परमिट करते हैं। सर, कंजम्पशन बढ़ रही है, अर्बन लोग जो हैं ज़्यादा चीज़ों का कंजम्पशन कर रहे हैं और उसका सीधा सीधा प्रभाव है कि जो गार्बेज है उसकी जनरेशन ज़्यादा हो रही है। और एक चीज़ जो आजकल अर्बन लैंडस्केप में दिखने को मिलती है वो है लैंडफिल साइट्स। तो सर, एक लैंडफिल साइट जो होती है वो भी क्या हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एम्बिट में आती है, या उसके लिए भी हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई दिशा निर्देश जारी करता है कि इस तरह से इसको बनाया जाए ताकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, खासकर जो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हैं, वो ज़मीन में लीच ना करें और कोई नुकसान ना पहुंचाएं? इसके लिए जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने हुए हैं, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने हुए हैं, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स बने हुए हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने हुए हैं, हर चीज़ के लिए कंसर्न्ड रूल्स बने हुए हैं। हम ये इंसिस्ट करते हैं कि जो भी रूल्स है वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो, जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करें। अदरवाइज हम पिनल एक्शन भी ले सकते हैं, प्रोसिक्यूट भी करते हैं और साथ के साथ गाइड भी करते रहते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ करो। हम एक रेगुलेटर हैं और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी चाहे लोकल बॉडीज हो, चाहे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हैं। हम उनको मॉनिटर करते रहते हैं, हम सैंपल्स कलेक्ट करते रहते हैं, हम उनको बताते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, या यहाँ ठीक हो रहा है, या इसको ऐसा चीज़ फर्दर इम्प्रूव करना चाहिए। हम ये कॉन्स्टेंट डायलॉग है और डायलॉग के मुताबिक हम काम करते हैं। वेरी नाइस। जैसा श्री राव ने अभी बताया कि डायलॉग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक उपक्रम की सक्सेस के लिए। सर, इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछूंगा कि पॉल्यूशन मिटिगेशन यानी प्रदूषण से बचाव या प्रदूषण का कम करना, ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है। आपका ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन इसमें पूरा योगदान कर रहा है, लेकिन सामान्य लोगों का जुड़ना भी इससे इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत ज़रूरी है कि वो भी इससे जुड़े। तो हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किन किन ऐसी एक्टिविटीज़ में लोगों को शिरकत करवाता है जिससे ये जो प्रदूषण रोकने का और पर्यावरण संरक्षण का जो एक संदेश है वो लोगों तक जाए? बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया था कि सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सिर्फ एनवायरनमेंट कोड्स, सिर्फ NGT, सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हम अकेले काम से इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती हैं। हमेशा जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कॉमन मैन हो
या अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो, अदर इंडिविजुअल्स हो, अदर ऑफिशियल्स हो या एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हो, सब मिलके एक पर्टिकुलर एम लेते हुए और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब तक काम नहीं करेंगे, हमारा जो रिजल्ट्स है जिस ढंग से हम चाहते हैं उतना नहीं आ पाते हैं। सो इस दिशा में हम काम करते हैं। रेगुलरली हम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स करते हैं और सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं और उन लोगों का इम्प्लीमेंट करते समय क्या दिक्कतें आ रही हैं वो हम समझ लेते हैं और कानून के दायरे में किस ढंग से उनको मदद करें, गाइड करें ताकि वो फॉलो कर सकें। ये कांस्टेंट एफर्ट चलता रहता है। बट आपने सही कहा है, सभी स्टेक होल्डर्स का इसमें शामिल होके सभी लोगों का इसमें सहयोग जब तक नहीं होता है, ये हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन सॉइल, ये हम अचीव नहीं कर पाते। जी, सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें उनका सहयोग तो है ही, आपका और मेरा सहयोग भी यदि मिले तो ये प्रदूषण की समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। अब सर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि आपसे भी रिलेटेड है और मेरे से भी रिलेटेड है, क्योंकि आप भी कंज्यूम करते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, आप भी शॉपिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो जब शॉपिंग हम करते हैं तो जो भी आर्टिकल्स हम लेके आते हैं बाज़ार से, वो प्लास्टिक बैग्स में लेके आते हैं और सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है जो बैन कर दिया जा चुका है, भारत में बैन कर दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह से फेज आउट नहीं हो पाया है। तो इसको जो एक बहुत विकराल समस्या है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है सर? ये जो समस्या आपने जो बताए हैं, इसमें अपार्ट फ्रॉम जो पिनल एक्शन है, जो फाइन्स लगाते हैं, जो करते हैं, इसके साथ साथ बिहेवियरल चेंज बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे में जो मन में ही हमारा जो जिस ढंग से हमारा लाइफ स्टाइल है, वहाँ परिवर्तन का बहुत ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम ये प्रोत्साहन देने के लिए कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक जो थैलियाँ हैं, जो कैरी बैग्स जो जनरली प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो बैन किया गया है, उनका अल्टरनेटिव्स क्या है। हम ये लोगों को ये समझाते हैं कि ये जो प्लास्टिक बैग की प्लेस में आप जूट बैग्स यूज़ करो या थिक प्लास्टिक बैग्स। हमने ये भी कहा है, जो प्लास्टिक बैग का जो थिकनेस है, सपोज वो 75 माइक्रॉन्स या 125 माइक्रॉन से जब बढ़ जाता है, ये जो प्रॉब्लम है, जो डिस्पोजल है, रेकलेस डिस्पोजल हम करते हैं और कोई पिकअप नहीं करता जिसकी वजह से गंदगी होता है, वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है क्योंकि उसका इकोनॉमिक वैल्यू है। सो हम ये इंसिस्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर थिकनेस से ज़्यादा हो, देन हम इंसिस्ट नहीं करते हैं कि बैन करो, हम ये इंसिस्ट नहीं करते अब यूज़ मत करो, क्योंकि आप इवन सपोज आप उसको फेंकते हैं, पिकअप जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो वाटर बॉटल्स है, जो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स है, आप जनरली आप शहरों में रोड के साइड में आपको दिखाई नहीं देता, वो इसलिए है कि उनका रीसेल वैल्यू है, रिसाइकलिंग वैल्यू है, वो पिकअप हो जाता है। बट जो थैलियाँ हैं, जो थिकनेस बहुत कम है, जो 25 माइक्रॉन्स है, 30 माइक्रॉन से 50 माइक्रॉन से, वो जनरली जो रैग पिकर्स है वो पिकअप नहीं करते हैं क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। जहाँ इकोनॉमिक वैल्यू है वो जनरली ट्रैश में नहीं जाता है, लोग उसको सेल करने के लिए कोशिश करते हैं और रिसाइकलिंग का पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। सो इसलिए जो बैन किया गया है, अप टू अ पर्टिकुलर थिकनेस बैन किया गया है, नॉट टोटली। सो उसका अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। हम अल्टरनेटिव्स के बारे में लोगों को बताते हैं, समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल हर घर में न्यूज़पेपर आता है, बट आप न्यूज़पेपर्स जो थ्रैश है वो जनरली आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि जनरली हम उसको बेच देते हैं। इसी ढंग से मेरा आपसे आपके माध्यम से सभी को अपील करना चाहता हूं कि ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो बैन किया गया है, उनको बिल्कुल आप सख्ती से इंप्लीमेंट करें और जो अल्टरनेटिव्स के बारे में जो बताया गया है, चाहे जूट बैग है, क्लॉथ बैग है या हाईली थिकनेस जिनका प्लास्टिक यूज़ करना ही है, उसका जो थिकनेस है, जो परमिसिबल थिकनेस है, वो यूज़ करें, उसके में आपको कोई एतराज़ नहीं है। जी, तो सर ने ये एक बहुत बड़ी भ्रांति थी और ये शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। जब हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन की बात करते हैं तो जैसा श्री राव ने बताया कि वो एक निश्चित थिकनेस से कम का जो प्लास्टिक है उसकी बैनिंग की बात करते हैं।
तो सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, बहुत सारे लोगों को ये तथ्य पता नहीं था। अब इस माइक्रो लेवल से, यानी इस लघु प्रश्न से हम एक मैक्रो लेवल, एक बड़े प्रश्न की तरफ आते हैं। सर आप जानते हैं, हम सब ये जानते हैं, देखते हैं कि हरियाणा जो है मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य भी है। वी आर ब्लेस्ड विद इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रेरियन बेस। दोनों चीज़ें हमारे साथ साथ चलती हैं। और एक समस्या जो हर वर्ष जो सामने आती है वो पैडी या पराली जलाने की समस्या की वजह से जो वायु प्रदूषण होता है, वो एक समस्या आ रही है। और हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके नेतृत्व में उसने पिछले 1-2 साल से उसका ग्राफ काफ़ी नीचे लाने का प्रयास किया है, उसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ है। तो आगे के क्या प्लान्स हैं, कैसे इतने बड़े लेवल पे जो पैडी की हमारे यहाँ जो है ग्रोथ होती है, उसे हम पैदावार करते हैं, और इतने बड़े लेवल पे एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि हाउ हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओवरसीज ऑल दिस थिंग्स, और उसको ये जो एक बड़ा अच्छा एक चल रहा है मुहिम कि जिसमें पैडी स्टॉप बर्निंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया गया है, तो इसको आगे कैसे बढ़ा रहा है? मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस साल किसान भाइयों ने काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया। हरियाणा में बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। इनफैक्ट हमारा उम्मीद से भी ज़्यादा में इम्प्रूवमेंट आया है, बहुत अच्छा है। और मेरे को पूरा उम्मीद है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जिस ढंग से हम ये प्रगति लाए हैं, आने वाला 2 या 3 साल में इस प्रॉब्लम ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, 2 और कारण है जो ये जो रिडक्शन इन फायर इंसिडेंट्स है, जो फार्म फायर्स का 2 और कारण है। एक ये है कि जो बेलिंग मशीन्स है और ये जो क्रॉप रेसिड्यू को हैंडल करने के लिए जो मशीनरी, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट का जो मशीनरी है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। चाहे वो हायरिंग के बेसिस पर हो, चाहे इंडिविजुअल परचेस के बेसिस पर हो, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिला है और काफ़ी लोग ने इसको अडॉप्ट किया है। जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो क्रॉप रेसिड्यू है वो बेल्स के रूप में कन्वर्ट होना और उसको ट्रांसपोर्ट करना या स्टोर करना काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गया है। दिस इज़ वन रीज़न। सेकेंड रीज़न है, बायो एथनॉल प्लांट्स काफ़ी एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया है और कंप्रेस्ड बायोगैस भी जनरेट करने के भी प्लांट्स काफ़ी लग गए हैं। और बायो पावर, इस टाइप का चीज़ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से लेते हुए बायोमास को यूटिलाइज करते हुए जो पावर जनरेशन का यूनिट्स भी, वो भी काफ़ी आना शुरू हो गया है। और जिस ढंग से ये प्रगति हो रही है इस दिशा में, मेरे को पूरा उम्मीद है आने वाला 2 या 3 साल में काफ़ी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हम ये इस समस्या को दूर करने के लिए हमको सहायता मिलेगी। तो जैसा सर ने कहा, आपके प्रयास और आपके और मेरे प्रयासों से, किसान भाइयों के प्रयासों से हो सकता है कि आने वाले 2-3 वर्षों में जो ये साइकिल, ये चक्र जो हम देख रहे हैं वायु प्रदूषण का, उससे हमें निजात मिले। सर अब यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक और सेक्टर ऐसा है जो काफ़ी पोल्यूशन फैलाता है, वो है माइनिंग सेक्टर। अगर हम दक्षिणी हरियाणा की बात करें, कुछ एरियाज़ भिवानी के, कुछ एरियाज़ पलवल, गुड़गांव और हिसार के, कुछ एरियाज़ जो हैं महेंद्रगढ़ में, यहाँ बहुत सारी मिनरल की माइनिंग होती है, स्टोन क्वेरीज हैं, बहुत सारे स्टोन क्रशर्स आजकल आ रहे हैं। तो इससे भी डस्ट और इस तरह की पोल्यूशंस की समस्या जो है, खासकर जो निकटतम एरिया होते हैं उनमें होती है। तो और इसके बड़े दूरगामी प्रभाव जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनकी हेल्थ पे पड़ते हैं। तो उसको कैसे कर्टेल किया जा रहा है और हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस भयंकर समस्या का कैसे सामना कर रहा है? इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल माइनिंग का है, माइनिंग के जो एरियाज़ में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए काफ़ी डिटेल्ड गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जो लोग माइनिंग कर रहे हैं, लीगल माइनिंग कर रहे हैं, वो इन गाइडलाइंस को सख्ती से पालना करें। इसी ढंग से जो ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं, स्क्रीनिंग प्लांट्स हैं, जो स्टोन क्रशर्स हैं, इनमें भी डिटेल्ड गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एंटी स्मोक गन्स होना चाहिए, डस्ट ताकि फैल ना जाए, और कवर करें हर चीज़ को। मतलब काफ़ी डिटेल्ड गाइडलाइंस, साइटिंग पैरामीटर्स का भी गाइडलाइंस है।
मेरे को पूरा उम्मीद है कि ये जो गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली सपोज हम सभी लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ये जो समस्या आपने जो बताया है माइनिंग की वजह से, क्रशिंग की वजह से, ग्राइंडिंग की वजह से, स्क्रीनिंग की वजह से काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये ज़रूरी है कि जो इलीगल माइनिंग को कंट्रोल किया जाए, इलीगल ग्राइंडिंग और इलीगल तरीके से जो प्लांट्स चलाते हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और जो लीगल तरीके से जो प्लांट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं वो जो गाइडलाइंस ऑलरेडी दिया हुआ है उनको सख्ती से पालना करें, इम्प्लीमेंट करें, लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें। ये कर दिया तो ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकता है। वेरी नाइस। सर, एक प्रश्न और जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो कि सब लोगों से जुड़ा हुआ है, अभी आपने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की बात की, तो हम सब लोग मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो समय के साथ इनकी बैटरी जो है डाउन हो जाती है, तो बैटरी जो है रिडंडेंट हो जाती है, और लोग ये करते हैं कि उसे अपना जो हाउस होल्ड वेस्ट है उसी के साथ डिस्कार्ड कर देते हैं, जो कि बहुत ही एक बुरी प्रैक्टिस है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट और जो एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम आ रही है पोल्यूशन कंट्रोल में, वो वेस्ट सेग्रीगेशन की है। तो वेस्ट सेग्रीगेशन में क्या आपके डिपार्टमेंट का कोई रोल है, या कोई गाइडलाइंस आप साधारण जनता के लिए निकालते हैं जिसमें उनको ये समझाने की कोशिश की जाए कि जो ई वेस्ट है या जो हाउस होल्ड कॉमन वेस्ट है उसको कैसे कैसे उसका निस्तारण किया जाए? इसी सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में या हमारे शहरों में और इवन गाँव में भी ये जो सेग्रीगेटेड वेस्ट है, चाहे वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, इतना तक भी जो हमारा सफलता इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इवन दो काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं और प्रगति है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं शायद ओवरऑल 30-40% के आसपास हम पहुँचे हैं। सो इसमें लोगों को एजुकेट करना, लोगों को समझाना है, लोगों को फैसिलिटेट करना भी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट नॉट ओनली ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट, आपने सही कहा है, वेस्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो सकता है, मेटालिक वेस्ट हो सकता है, और ये वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है, हजार्डस वेस्ट हो सकता है, सैनिटरी वेस्ट हो सकता है। सो इनफैक्ट हमारा कोशिश ये होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, इनफैक्ट ग्लास पीसेस भी हो सकता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट को अलग से हम स्टोर करें और डिस्पोजल भी हम देते समय अलग से डिस्पोजल करें, ताकि जब वो लैंडफिल में या कहीं प्रोसेसिंग प्लांट में लेके जाते हैं उनका सेपरेट करना और आसानी हो जाए, और एक बार सेपरेट हो जाए देन उनका प्रोसेसिंग आसान हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल आपका ग्लास पीसेस है तो अलग से प्रोसेसिंग होगा, प्लास्टिक वेस्ट है तो अलग से प्रोसेसिंग होगा, वेजिटेबल वेस्ट है तो कंपोस्ट बनेगा, अदरवाइज RDF बन सकता है प्लास्टिक वेस्ट से। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट का सेग्रीगेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लोकल बॉडीज़ का और पंचायत डिपार्टमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो सख्ती से इसको पालना करें और इंसेंटिवाइज करें, ये समस्या को हम काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। जी, तो सर ने जैसा कहा कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का रोल तो है ही है, लेकिन अगर हम भी थोड़ा सा प्रयास करें और एक सेग्रीगेशन वेस्ट का कर पाएँ तो काफ़ी हद तक जो है हम रिसाइकल का जो एक नारा है, रीयूज़ रिसाइकल, उसको हम बल दे सकते हैं। सर, अंत में मैं ये आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्रदूषण को रोकने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए और जनता की अवेयरनेस के लिए आप हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन सॉइल, इसका हमारा हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनफैक्ट मैं कल एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, एक बहुत बड़ा प्रोफेसर मेदांता हॉस्पिटल का, वो कुछ पिक्चर्स दिखा रहे थे कि जो हमारा लंग्स हैं, हमारा लंग्स में कॉन्स्टेंटली सपोज हम पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ करते हैं, हमारा लंग्स का क्या हाल होगा आफ्टर से 10 years 15 years व्हेन कंपेयर टू ए प्लेस वेयर एयर इज़ वेरी क्लीन। वहाँ का लंग्स को कंपेयर करें लंग्स इन दीज एरियाज, वो बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ये कोई डाउट नहीं है कि क्लीन एयर एंड गुड हेल्थ का रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग है। सो इस पर्टिकुलर दिशा में हम क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन सॉइल के लिए हम सभी का जब तक सहयोग नहीं है
सब मिलके नहीं करेंगे काम, ये हम कामयाब नहीं हो सकता है, एक तरफा कभी नहीं हो सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज जितना भी कोशिश करे, जब तक पब्लिक इसको सहायता नहीं देती है, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हमारा जो सक्सेस रेट है वो इतना अच्छा नहीं होगा। सो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के साथ आप जुड़ के हमारा क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन सॉइल का जो नारा है, क्लीन एनवायरनमेंट का नारा, हम इसको सफलता करने के लिए इस दिशा में अच्छी तरफ काम करें, और ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेटर वर्ल्ड हम छोड़ के जाएं। जी धन्यवाद। तो सर ने जैसा कहा कि पॉल्यूशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण का नियंत्रण, ये सरकार के साथ हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम अपना थोड़ा थोड़ा योगदान इसमें दें तो निश्चित ही उसके बहुत अच्छे फल निकल के आएंगे सामने, और प्रदूषण की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम होगी। सर, आपने अपना कीमती समय हमारी इस छोटी सी डिस्कशन के लिए दिया, इसके लिए पूरे दूरदर्शन हरियाणा हिसार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।